सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। जिसके इसके ऑलरेडी जो है 4-5 वीडियोस आ चुके हैं। उनमें हमने बहुत सारे टॉपिक जो डिस्कस कर लिए थे। तो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक क्या है? रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यही चैप्टर का भी नाम है और यही हम लोग अभी टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें क्या क्या बातें कही गई है। Natural resources are the basis of development because agriculture, mining, construction and energy sector depends on them. ये जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो किसी भी फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, माइनिंग का फील्ड हो, कंस्ट्रक्शन का फील्ड हो, उनके डेवलपमेंट के लिए सबसे बेसिक जो चीज है यही क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है। कैसे? एग्रीकल्चर के लिए करने के लिए आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। अब लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है, किसको गॉड ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। माइनिंग, माइनिंग हम कहाँ पे करते हैं? जमीन पर करते हैं। तो जमीन के अंदर कोई आदमी कोयला, डायमंड, हीरा वगैरह छोड़ के तो नहीं गया था, वो तो नेचर ने खुद बनाए हैं। चाहे ऑयल हो, चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, कोई भी सामान हो जमीन के अंदर जो मिलता है उसको नेचर ने दिया है। तो माइनिंग करने के लिए भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज को ही तो एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं ना, तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्स चाहिए। अगर हमें एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए हमें, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? रेत चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए। ये सब चीजें कहाँ से मिलती है? नेचर से ही तो मिलती है ना। तो किसी भी फील्ड में अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए रिसोर्सेस जो होते हैं, खासकर नेचुरल रिसोर्सेस, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो डू अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इसके अलावा ये इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में भी क्या करते हैं? और भी जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे जैसे देखो, जो रशिया है, रशिया एक कंट्री है। उस रशिया के लैंड पे जो है क्या मिलता है? नेचुरल रिसोर्सेस मिलता है और ऑयल मिलता है। तो वो अपने यहाँ के जमीन की माइनिंग करके नेचुरल गैसेस और ऑयल को बाहर निकालता है और बेचता है, जिससे उसके इकोनॉमी में पैसा आता है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं वो इकोनॉमी को स्ट्रांग भी करते हैं। The environment source function is the capacity of environment to provide these resources। और जो environment source function होता है वो ये कैपेसिटी को बताता है कि environment के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो रिसोर्स को क्या कर सके? प्रोवाइड कर सके। Development activities slow down if the natural resources are polluted or over exploited and get depleted। अगर हमने क्या किया, ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इस नेचुरल रिसोर्सेस का हमने पल्यूट कर दिया या हमने इसका जरूरत से ज्यादा यूज कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे? एक दिन खत्म हो जाएंगे। और इनका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, जो इनमें डेवलपमेंट होता है, अपने आप फिर से बनने रहते हैं, वो अपने आप रीजनरेट होने का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। If we do not prevent the pollution of our atmosphere, rivers and streams, if we do not use non-renewable sources in a rational manner, we should exhaust our natural wealth। अगर हमने रिवर में, एटमॉस्फेयर में, स्ट्रीम्स में होने वाले पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया, या हमने रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ अगर हमने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को अगर हमने अडॉप्ट करना चालू नहीं किया पैरेलली, तो बहुत ही जल्द हम लोग क्या करेंगे? ये जो नेचर का जो खजाना है इसको हम खो देंगे। क्योंकि अगर हम लोग पूरी तरीके से अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड रहेंगे, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? एक लिमिटेड अमाउंट में होता है, तो वो तो खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इस कंडीशन से बचने के लिए अब हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के पैरेलल ही हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या करना पड़ेगा? डिपेंड करना पड़ेगा। लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल, इस तरीके की चीजों पे जो है हमें क्या करना पड़ेगा? डिपेंड होना पड़ेगा। तभी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस लंबे समय तक जो है क्या होगा? चलेगा। We need to adopt a model of development that ensures that our resources remain healthy and available to us in the long term। और हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसे मॉडल बनाने की जरूरत है। पूरे पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग होते हैं उन सबको एक ऐसे मॉडल बनाने की जरूरत है जिससे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल्ड मैनर में क्या कर सके? यूज कर सके, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और वो आने वाले लंबे समय तक के लिए, लोगों के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रहे? बचा रहे। The environment should sustain development and continue to bring us prosperity and happiness over the years। This is what we call sustainable development। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं उसका
कंट्रोल्ड मैनर में यूज करते हैं और आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग उसको बचा कर रखते हैं। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो 50 साल या 60 साल है, लेकिन हमारे बाद जो हमारे बच्चे आएंगे, अगर जैसे वाटर का यूज हमने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, या वाटर को हमने बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दिया इंडस्ट्रियल वेस्ट से, तो हमारे जो आने वाले जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं या उनके जो बच्चे होंगे, उनको बहुत दिक्कत होगी कि नहीं वाटर की। तो हमें किसी भी चीज का अगर यूज करना है तो उस चीज का यूज हम करते समय हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि कि हमें इस रिसोर्सेस को जो है आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लोगों के लिए बचा कर रखना है। और इसी मॉडल को, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को फ्यूचर पर्पस को ध्यान में रखते हुए यूज करना ही क्या कहलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कहलाता है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप क्या लिखोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा मॉडल है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि लिमिटेड क्वांटिटी में या कंट्रोल्ड मैनर में हम लोग रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ताकि वो कंटिन्यू हो सके लॉन्ग समय तक के लिए, लोगों के लिए बचा रहे। इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो, देयर इज नो नेसेसरी कंफ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। तो देखो, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट करने के लिए जो है इन्वायरमेंट को हम लोग एक्सप्लॉइट ही करें। तो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन हो। हम डेवलपमेंट कर सकते हैं नेचुरल को बिना पोल्यूट किए, नेचुरल को बिना डैमेज किए, ये पॉसिबल है। We can have development while protecting and enriching our environment। हम डेवलपमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को भी इनरिच कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। We should not cause permanent damage to our resources in the pursuit of development। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो उसको इतना ज्यादा यूज नहीं कर देना है कि वो खत्म होने के टाइम पर आ जाए। If we understand our environment better, we can manage development in a sustainable way। अगर हम अपने environment को अगर अच्छे से समझ लें तो हम environment को डिग्रेड होने से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? देखो, environmental scientists have developed the concept of the purification capacity or sink capacity, which simply means that the environment has the capacity to contain pollution up to a certain extent। देखो, इसके लिए इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट ने एक नया कंसेप्ट निकाला है, जिस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं सिंक कैपेसिटी या प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। अब ये होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझता हूं। जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी क्या होता है, जब हमारे बॉडी के अंदर में कोई नया चीज जाता है तो हमारे जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो वायरस को या बाहर से आने वाली चीजों को क्या करते हैं? फाइट करते हैं उनके साथ। और थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस होता है एनवायरमेंटल कंडीशन में, उससे हमारा बॉडी क्या रहता है? फाइट करता है। जैसे अचानक से देखो ठंडी जब बढ़ जाती है तो हमारे बॉडी में क्या होते हैं? बहुत सारे वायरस जो होते हैं एंटर कर जाते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में जो अच्छे वायरस होते हैं वो बाहर से आने वाले वायरस के साथ फाइट करते हैं और हमारे बॉडी को क्या रखते हैं? हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं। तो हमारी एक कैपेसिटी खुद की है जो कि ऑटोनोमस है, जो कि हमारे बॉडी के साथ जो है नेचर ने हमें दिया है कि हम क्या कर सकते हैं? बाहर से आने वाली चीजों को जो है क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर में एंटीबायोटिक्स भी थक जाते हैं और वो हार मान जाते हैं और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से इन्वायरमेंट के पास भी एक कैपेसिटी होती है कि एक सर्टेन लेवल तक के पॉल्यूशन को क्या कर सकता है? अपने आप प्यूरिफाई कर सकता है। ठीक है, देखो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक इन्वायरमेंट में जो है 100 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है क्या कर सकता है? वो प्यूरिफाई कर सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी कितनी है? 100 लीटर। तो हमें ऐसा मॉडल डेवलपमेंट करना है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है वो 100 लीटर से ज्यादा ना हो। क्योंकि अगर 100 लीटर तक होगा तो इन्वायरमेंट खुद ब खुद अपने आप को क्या कर लेगा? प्यूरिफाई कर लेगा। जैसे हमारा बॉडी बाहर से आने वाले वायरस से खुद ही लड़ लेता है बिना हमें इन्फॉर्म किए, वो अब बचाता है। उसी तरीके से इन्वायरमेंट की भी कैपेसिटी होती है कि वह खुद को क्या कर सकता है? बचा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप रोज खाना खाते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है? 5 रोटी खाने की। तो अगर आप 5 रोटी खाते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बड़े आराम से क्या कर लेता है? पचा लेता है। लेकिन अगर आपने उस 5 रोटी को 20 रोटी खा लिया, आपको भूख लगी थी और आपने क्या किया? लालच में आकर जो है 5 के बजाय जो है 20 रोटी खा ली,
तो अब आपका बॉडी क्या बोलेगा, नहीं नहीं भाई मेरी कैपेसिटी 5 रोटी पचाने की थी, तुमने तो 10 रोटी खा लिया, 20 रोटी खा लिया, अब मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, तो अब आपका तबीयत खराब होगा। अब इससे बचने के लिए आपको हाजमोला खाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से एनवायरनमेंट भी बोलता है कि अगर आप एक सर्टेन लेवल तक पॉल्यूशन करोगे तो उस पॉल्यूशन को मैं खुद ब खुद कंट्रोल कर लूंगा और उसको प्यूरिफाई कर लूंगा। इसी को बोलते हैं सिंक कैपेसिटी। तो सिंक कैपेसिटी क्या होती है, इन्वायरमेंटल की वो कैपेसिटी जिस लेवल या जिस कैपेसिटी में क्या कर सकता है, वो इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन को रीप्यूरिफाई जो है कर सकता है, उसको बोलते हैं सिंक कैपेसिटी। अब देखो एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ वी थ्रो हाउसहोल्ड वेस्ट इनटू अ रिवर, प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन द रिवर कंज्यूम दिस वेस्ट। जैसे अगर हम लोग रिवर में क्या करते हैं, घर के सामान वगैरह को या घर के गंदगी वगैरह को अगर पानी में डाल देते हैं, तो पानी में रहने वाले जो भी प्लांट्स होते हैं या जो भी एनिमल्स होते हैं, ये उनको क्या करते हैं, अपना फूड समझ के उनको कंज्यूम करते हैं और खराब चीजों को क्या करते हैं, खा लेते हैं। और हमारा रिवर जो होता है इसके बाद भी क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। लेकिन एक सर्टेन लेवल तक के वो क्या कर सकते हैं, वेस्ट को प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने एक्सेस अमाउंट में क्या कर दिया, बहुत सारे जो है पॉल्यूशन को हमने डाल दिया, बहुत सारे वेस्ट को हमने डाल दिया, तो उस वाटर में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं, अब उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। वो एक सर्टेन लेवल तक के वेस्ट को ही प्यूरिफाई कर सकते थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा नंबर हो जाता है वेस्ट का, तो वो उसको प्यूरिफाई जो है नहीं कर पाते। ठीक है। However, we throw excessive waste in the river, the waste cannot be fully consumed by organism। वही चीज बोल रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वेस्ट को डाल देते हैं, तो इसके कारण से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसको प्यूरिफाई जो है नहीं कर पाते हैं। द रिवर सून टर्न्स इनटू द पॉल्यूटेड ड्रेन्स। और वही रिवर जो पहले क्या होता था, बहुत अच्छा फ्लो होता था, अब वो ड्रेन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। Today, most of the rivers on which our prominent cities are situated are gutter। वही चीज बोल रहा है कि आज हमारे जो है कंट्री में, हमारे इंडिया में बहुत सारे रिवर ऐसे हैं जो किसी न किसी एक सिटी से पास होते हैं, और वो सिटी से पास होने के कारण क्या हो जाते हैं, उनमें इतना ज्यादा वेस्ट चले जाता है जिसके कारण से वो अब रिवर कम और गटर का पानी जो है ज्यादा लगता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, ये बहुत अच्छा रिवर था, लेकिन पूरे शहर की जो गंदगी इसमें डाल दिया गया, जिसके कारण से देखो ये पूरा गटर का पानी जैसा काले रंग का जो है हो गया है। The pollution does not end there. Cities also discharge chemical that river cannot digest। यहाँ पर ही हमारा जो पॉल्यूशन वो खत्म नहीं होता है, इसके अलावा सिटी में बहुत सारे फैक्ट्रीज होती हैं और फैक्ट्रीज से बहुत सारे केमिकल्स निकलती हैं। उन केमिकल्स को भी इन्हीं रिवर्स में डाल दिया जाता है, और रिवर में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी कैपेसिटी जो होती है वो केमिकल्स को प्यूरिफाई करने की नहीं होती है, तो और भी नदी गंदा हो जाता है। जैसे कि डिटर्जेंट सोप वेस्ट इज वन सच एग्जांपल, इट रिमेन्स इन द वाटर इन द फ्लो आउट टू द सी पॉल्यूटिंग इट। जैसे जो डिटर्जेंट वगैरह हम यूज करते हैं, वो डिटर्जेंट वगैरह इतने खतरनाक केमिकल्स होते हैं कि पानी में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और वो हमारा रिवर क्या होने लगता है, गंदा होने लगता है। और यही डिटर्जेंट पानी में मिलता है, पानी बहता हुआ रिवर में जाता है, और रिवर से फिर ये कहाँ चले जाता है, ओशन वगैरह में, सी वगैरह में जो है चले जाता है, जिसके कारण से सी वो भी क्या होता है, खतरा होता है, वहां के एक्वेटिक एनिमल्स पर भी खतरा होने लगता है। इन विलेजेस पीपल बर्न वुड इन द स्टोव, बट द वॉल्यूम ऑफ स्मोक एमिटेड बाय द स्टोव इज बिलो द रिन्यूएबल लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर। गांव में जो है क्या करते हैं लोग, खाना बनाने के लिए जो है लकड़ी का यूज करते हैं, लेकिन लकड़ी को जब ये जलाते हैं तो जो स्मोक निकलता है, वो स्मोक इतना होता है कि नेचर उसको खुद ब खुद प्यूरिफाई कर लेता है। इसलिए देखना गांव की जो हवा होती है बहुत ताजी होती है। क्यों? क्योंकि वो गांव के लोग इतना ही पॉल्यूशन करते हैं, या जितना भी पॉल्यूशन गांव वाले मिलकर करते हैं, उस पॉल्यूशन का वहां के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो खुद ब खुद उसको प्यूरिफाई कर लेता है। मतलब सिंक कैपेसिटी से कम स्मोक जो है गांव से निकलता है। वहीं पर ये जो स्मोक जो फैक्ट्री वगैरह हो गया, इंडस्ट्रियल वगैरह हो गया, सिटी वगैरह से हो गया, वो इतना ज्यादा निकलता है कि इन्वायरमेंट की सिंक कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, और इन्वायरमेंट खुद ब खुद उसको प्यूरिफाई नहीं कर पाता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये एक फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री से बहुत सारी स्मोक जो है क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली निकल रहे हैं। तो इतनी सारी निकलती है कि इन्वायरमेंट की कैपेसिटी थक जाती है इसको करते करते, और ये क्या होने लगते हैं, बहुत ज्यादा जो है पॉल्यूशन करने लगते हैं। ठीक है। देखो, that is why factories pollute the atmosphere। We can prevent this pollution if we control smoke emission to below the renewable limit।
इस पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एटमॉस्फेयर की जितनी सिंक कैपेसिटी होती है, उस सिंक कैपेसिटी से कम कैपेसिटी का स्मोक हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक्सट्रैक्ट करें या बाहर फेंके तो। लेकिन हम तो ग्रीडी हैं, लालची हैं, ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में हम लोग इतना ज्यादा स्मोक करते हैं कि सिंक कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है और एनवायरमेंट उसको पॉल्यूशन को सह नहीं पाता और प्यूरिफाई नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसके कारण से बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंज होने लगते हैं। तो देखो सिंक कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या है? सिंक कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू ऑब्जर्व द पॉल्यूटेंट्स। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज सिंक कैपेसिटी। तो सिंक कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जिसके कारण एनवायरनमेंट क्या कर सकता है, पॉल्यूटेंट्स को जो है क्या कर सकता है, अब्सॉर्ब कर सकता है। When the volume of waste exceed the sink capacity, the environment suffer long term damage. अगर environment की sink capacity से pollution ज्यादा हो गया तो environment इसको नहीं सह पाता है और इसको long term तक हमें impact जो है देखने को मिलता है। अब long term में कैसे देखने को मिलता है? बारिश का कम होना, ठंडी ज्यादा लगना, गर्मी ज्यादा लगना। हर साल आप लोगों ने ये सुना होगा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है करके। वो क्यों हो रहा है? इसी के कारण से हो रहा है, पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, हार्मफुल गैसेस निकल रही है, ग्रीन हाउस गैसेस हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है। ये सब कारणों से जो है क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के कारण ही ये सब होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, अभी हमारे इंडिया में जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, मतलब ये अगर जमीन का एकदम ऊपर वाला लेयर है जहां पर हम रहते हैं कंस्ट्रक्शन करके, इसके काफी नीचे जाने पर हमें ग्राउंड वाटर जो है देखने को मिलते हैं। जबकि आज से 30-40 साल पहले ऐसा सिचुएशन नहीं था। ग्राउंड वाटर काफी नीचे जाने पर नहीं मिलते थे, मतलब बहुत जल्दी नीचे जाने पर मिल जाते थे। जैसे आज के डेट में अगर आप 200 फीट नीचे जाओगे तो आपको अच्छे से पानी मिलेगा, लेकिन 40-50 साल पहले ऐसा नहीं था। आप 50 फीट या 80 फीट चले जाओ तो आपको अच्छा पानी मिल जाता था। पहले के लोग बोरवेल वगैरह, बोरिंग वगैरह कराते थे तो देखे होंगे बहुत कम ही इनको जमीन के अंदर जाना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में हमारे यहाँ इंडिया में क्या हुआ है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है काफी ज्यादा नीचे चला गया है। अब काफी ज्यादा नीचे चला गया, इसके कारण से क्या है, हमारे इंडिया के जो लगभग लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में, वहां पर जो है क्या क्या पाया गया है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो 4 मीटर तक नीचे चला गया है। मतलब पहले जो लेवल था वाटर का ग्राउंड वाटर में, वो 4 मीटर नीचे चला गया है, जिसके कारण से बहुत सारे जगहों पर जो है क्या होने लगता है, पानी की प्रॉब्लम आती है। खासकर महाराष्ट्र का जो मराठ वाला एरिया है, गर्मी के दिनों में वहां पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता है। इतना इस हद तक वहां पर समझ सकते हो पानी की दिक्कत है। और पानी जो है सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, एग्रीकल्चर में। और सबसे ज्यादा यूज करने वाले स्टेट कौन सा है, पंजाब हो गया और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया। ये इतने जगह, मतलब ये इतने ज्यादा पानी का यूज कर लेते हैं जिसके कारण से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है और नीचे जाते जा रहा है। क्योंकि पंजाब और वेस्ट उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ पर एग्रीकल्चर 2 बार होता है, 2 या 3 बार भी हो जाता है कई बार। तो इसके कारण से क्या होता है, पंजाब और यूपी वाले पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू या मोटर के थ्रू, जिसके कारण से ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जा ही रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखो एंडोसल्फान का। आप लोगों ने सुना होगा कि एंडोसल्फान जो होता है, जो एग्रीकल्चर करने वाले जो किसान होते हैं अपने खेतों में जो है क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। ये एंडोसल्फान क्या करता है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं उनको क्या करता है, मारता है। अब एक इंसिडेंट हुआ था 1976 में, कहां पर क्या किया गया था कि केरल जो है, केरल हमारा साउथ का एक साउथ साउथ इंडिया में जाएंगे अगर हम लोग, तो केरला हमारा एक स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। वहां पर 1976 में क्या हुआ, वहां पर काजू की खेती होती है। तो काजू के पेड़ में जो है या काजू के एग्रीकल्चर में जो है क्या हो गया था, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह लग गए थे। अब 15,000 एकड़ में दवा तो छिड़क नहीं सकते, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो वहां पर क्या किया गया, बहुत बड़े एरिया पे, देखो 15,000 एकड़, 15,000 एकड़ मतलब इतने बड़े एरिया, बहुत बड़ा एरिया में यहाँ पर क्या किया गया, हेलीकॉप्टर के हेल्प से जो है यहाँ पर पेस्टिसाइड या एंडोसल्फान जो है छिड़का गया ऊपर से। जैसे आजकल आर्टिफिशियल बारिश होती है, उसी समय उस समय जो है क्या था कि 15,000 हेक्टेयर काजू की खेती को बीमारी से बचाने के लिए जो है वहां पर क्या किया गया, ऊपर से हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है एंडोसल्फान को जो है छिड़का गया। अब ये जो छिड़काव है वो 1 साल नहीं हुआ, ऐसे कंटिन्यू जो है एंडोसल्फान का छिड़काव जो है 25 सालों तक होता रहा, जिसके कारण से वहां के आसपास की हवा, पानी, वहां के आसपास के इंसेक्ट, वहां के गांव के लोग बहुत ज्यादा इससे सफर करने लगे। कई लोग जो होते थे उनको हार्ट की बीमारी होने लगी, ब्रेन की बीमारी होगी, कई लोगों के लंग्स डैमेज होने लगे। वहां के जो फिश थे, इंसेक्ट थे, क्रो थे,
बर्ड्स थे, ये सब भी इसके कारण से क्या होने लगे, इफेक्ट होने लगे। क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर से ऊपर से अगर आप छिड़काव करोगे, तो बहुत दूर-दूर तक उसका इम्पैक्ट होगा, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बिंग चीज़ें जो है देखने को जो है मिली। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर इंटरफेरेंस किया 1976 के 25 साल बाद लगभग 2002-3 में। तो 2002-3 में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया कि आप ऐसा काजू की खेती को बचाने के लिए आप इतने बड़े लोगों के लाइफ को जो है दाँव पे नहीं लगा सकते। तो आज से आप इस हेलीकॉप्टर के थ्रू एंडोसल्फान का छिड़काव नहीं करोगे। तब जाकर थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ और जितने लोग ऑलरेडी इसके कारण से सफर कर रहे थे, क्योंकि ये तो 25 सालों से चला आ रहा है। तो जो लोग 25 सालों से इनको सफर कर रहे थे, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इन लोगों को कंपनसेशन करो, क्योंकि ये बीमारी से लड़ रहे हैं, इनको पैसा दो, इनको बचाव करके। तब जाकर जो है वहाँ की कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक हुई, नहीं तो आज भी जो है प्रॉब्लम जो है होने लगता है। तो देखो, अगर एनवायरनमेंट का अगर आप ब्लाइंडली यूज करोगे तो कितना ज्यादा दिक्कतें जो है होने लगती है। ह्यूमन बीइंग्स को तो होता ही है, साथ ही साथ अदर भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी जो है इफेक्ट होता है। ठीक है? तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको मैनेज कैसे करना है वो भी हम लोग सीखेंगे। अभी तक हमने सीख लिया कि रिसोर्स क्या होता है, पॉल्यूशन कैसे होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अब इसको मैनेज कैसे किया जाएगा उसके बारे में जो है हम लोग डिस्कशन जो है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।